वेलकम वन, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे। आप जुड़े हैं मेरे साथ अपने शिखर 2.0 बैच के लिए। शिखर बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास टू वेल्थ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज है आप लोगों का अकाउंटेंसी सेशन, जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12 बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जी हां, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं और बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि किस तरीके से एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे पूरे फॉर्मेट से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए जो डेटा हमें चाहिए होता है, वो डेटा हम कहां से पिक करके आते हैं, उस डेटा को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे सो दैट वी गेट टू प्रिपेयर आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जो जानकारियां आप लोगों को दी गई थी लेक्चर नंबर 1 में, हमने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, क्यों उसे प्रिपेयर करना जरूरी होता है और कैसे उसे प्रिपेयर किया जाता है। डिटेल में हमने देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और क्यों उसे बनाया जाता है, कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं, उस वाले पॉइंट पे हम आज आएंगे। हमने ये समझा था पहले लेक्चर में कि क्या क्या तो एक्टिविटीज होती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्हें नॉर्मली तो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज के रूप में ट्रीट किया करते थे। ये कहते थे कि जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, इन्हें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते चलेंगे। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते चलेंगे। इससे एक कदम आगे बढ़ना होगा। इससे एक कदम आगे बढ़ के ये देखना होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कैश फ्लो क्या है, जिसे हमने समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मेयरली अ स्टेटमेंट दैट डिपिक्ट्स द चेंज, movement or flow of cash in a business entity during a financial year। और उस मूवमेंट को, जो फ्लो है, उसे हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे थे बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज दैट अ बिजनेस कंडक्ट्स, व्हिच वर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ एन बिजनेस एंटिटी। उसमें हमने सबसे पहले क्या समझा था, जो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें हम नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड में क्लासिफाई करते हैं। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मतलब जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं जिसे आप डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज, सेल। इवन जो एम्प्लॉइज को आपने पेमेंट करा है, यानी सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, रेम्यूनरेशन का पेमेंट कर रहे हैं, दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने पढ़ा था सेकेंड काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिसका नाम था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में हमने समझा था कि बिजनेस अपने पैसे को जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, वेदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ परचेज ऑफ योर फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। व्हाई एम आई नॉट मेंशनिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि आपको बताया गया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स स्पेसिफिकली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी वैसी सिक्योरिटीज जो 3 महीने के अंदर दोबारा कैश में कन्वर्ट करी जा सकती हैं। इन्हें हम दिखाते हैं कहां? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हेड में। 3 महीने से ऊपर की जो सिक्योरिटीज हैं, 12 महीने तक के लिए जो सिक्योरिटीज हैं, ये अपने आप चली जाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कैसे? आज हम देखेंगे। हमने एक टर्म पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद आ रहा है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हमने बात करी थी सबसे पहले कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, विच वाज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स में हमने बात करी थी कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जो 3 महीने से ऊपर के मैच्योरिटी पीरियड वाले हैं और 12 महीने से नीचे की मैच्योरिटी पीरियड वाले हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं। दे विल गो अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेड। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेड में हम उन इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे जो 12 महीने से ज्यादा हम होल्ड कर रहे हैं। टेक्निकली उन्हें ही हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं और उन्हें ही प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में रखा भी जाता है, क्योंकि पैसा लगाया गया है फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। दैट मींस वो आपका ट्रू पर्पस में इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट? Then we moved ahead to the third category of your activities, which were financing activities. Financing activities, simple. Sources of finance and their service cost. याद कीजिए, यही डिस्कशन हम लोगों ने किया था। Sources of finance बोले तो
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोले तो शेयर इशू, डिबेंचर इशू, शेयर रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन। बैंक से लोन लिया, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता था, इवन बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी क्लासिफाइड एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, इट वोंट बी क्लासिफाइड एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मतलब होता है? अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी कैश विड्रॉ करने की एबिलिटी या चेक इशू करने की एबिलिटी, ड्राफ्ट बनाने की एबिलिटी, all these abilities being provided to you by the bank are kind of credit being lended over to you by the bank. बैंक आपको किसी तरीके से क्रेडिट लेंड कर रहा है, क्रेडिट एक्सटेंड करके दे रहा है, which means it gets converted into a source of finance from now on. बैंक आपसे ये पैसा वसूलेगा, तो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने ये भी समझा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एंटरप्राइज दैट यू आर रनिंग, which means if you have a financial enterprise, then raising loans, providing loans, issue of shares will fall under the category of operating activities. Purchase and sale of shares becomes your business operation, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हैं। फाइनेंशियल एंटरप्राइज शेयर्स खरीदेगा, बेचेगा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाएगा, इसी तरीके से पैसा कमा सकता है। तो आपके लिए वही सारी एक्टिविटीज जो एक नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कैटेगरी में आती थी, यू बीइंग अ फाइनेंशियल एंटरप्राइज विल कैटेगराइज देम एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझे? तो ये सारे डिस्कशंस हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट जो लेक्चर हम लोग आपके लिए लेके आए थे वहां हम कर चुके हैं। आप लोगों के लिए जो हम फर्स्ट लेक्चर लाए थे, यानी जहां मैंने आपको यह बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज वेल एज आई इंट्रोड्यूस्ड यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट वुड बी प्रिपेयर्ड। जस्ट सुपरफिशियल ऑन द सरफेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड। आज हम प्रॉपरली देखने वाले हैं द प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर लेक्चर्स। सेकेंड थिंग, please go and subscribe to our channel and yes, press on the bell notification icon as well. वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि नोटिफिकेशंस आपके पास अपडेट्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एज सून एज एनी न्यू अपडेट फ्रॉम आवर साइड इज पोस्टेड, आपको एकदम तुरंत उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, जस्ट लाइक अ न्यूज़ फ्लैश की। देखिए, कॉमर्स इजीली की तरफ से कुछ अपडेट आया है एंड ट्रस्ट मी, जो भी अपडेट्स आते हैं, वेदर इट बी रिलेटेड टू योर कोर्स, वेदर इट बी रिलेटेड टू इन जनरल, इवन मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड भी कोई अपडेट होगा तो वो आप लोगों के लिए लाया जाएगा। लाइक आई सेड, देयर आर मेनी ग्रेट थिंग्स ऑन द होराइजन वेटिंग फॉर यू। डोंट वरी, आपके लिए बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बहुत जल्द आने वाली हैं, बस थोड़ा सा सब्र बरकरार रखिएगा, तैयारी एकदम कंटिन्यूस रखिए अपने एग्जाम्स की। ऑलराइट, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, आज नहीं तो कल, जब से भी आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे, डेफिनेटली आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है। So first thing that you need to do is subscribe to the channel and click on the bell icon so that you get the notification. इसके अलावा क्लास 12th के जो हमारे स्टूडेंट्स अब एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं, डेफिनेटली आप लोग अभी एकदम क्रंच टाइम पे आ चुके हैं जहां आपको एकदम रिवीजन की जरूरत है। तो रिवीजन की इसी जरूरत को पूरा कर रहा है कॉमर्स इजीली विद द हेल्प ऑफ, एज यू कैन सी, आवर केयरफुली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट फॉर क्लास 12th। जो शिखर 2.0 की हमारी प्लेलिस्ट है, उसके 3 सेगमेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। द फर्स्ट सेगमेंट इज द डिटेल्ड कोर्स वीडियो, जहां पे हमारे डिटेल्ड जो लाइव सेशंस हो रहे हैं, जस्ट लाइक द सेशन दैट वी आर कंडक्टिंग राइट नाउ, इस तरह के सेशंस जो आपके हैं फ्रॉम क्लास नंबर 1 टिल टुडे, दैट इज आई थिंक क्लास नंबर 92 जो आज हम करने जा रहे हैं, वहां तक के सारे लेक्चर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अब क्योंकि क्रंच टाइम आ गया है, मैंने कहा आपको करना क्या है, इफ यू हैव द नीड कि मुझे एक चैप्टर फटाफट से रिवाइज करने को मिल जाए, तो एज यू कैन सी वी हैव वीडियोज अराउंड 2.5 hour वीडियोज वेयर वी completed one chapter in one shot, as you can see right in front of you. All concepts, in-depth analysis and in-depth explanations in our one-shot video lecture playlist. और साथ ही साथ भाई एग्जाम टाइम है, तो बेस्ट काम क्या है, सारी तैयारी हो गई है, उसके बाद भी अपने को लगता है कि यार अब कुछ ऐसा हो जाए
जिससे थोड़ी सी तैयारी और बेटर हो सके। तो यू ऑलवेज हैव योर सीबीएसई सैंपल पेपर, जो 2023-24 सेशन के लिए सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस करवाया जा चुका है ऑन आवर चैनल, सो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट एज वेल। एग्जाम से जस्ट पहले सैंपल पेपर को एक बार स्टडी करना, खुद उसको सॉल्व करके देखना, उसमें किसी भी तरह की कोई उलझन आती है या किसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज प्लीज डू रेफर टू आवर सैंपल पेपर वीडियो। ऑलराइट, चलिए विद दैट बीइंग सेड, जैसा मैंने कहा एक बार देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी डिड द इंट्रोडक्शन टू द कैश फ्लो, मीनिंग पढ़ा हमने देखी कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज हैं, एग्जांपल्स भी देखे थे। अलॉन्ग विद दैट वी वेंट अहेड, उन एक्टिविटीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आएगा। वी वेंट अहेड विद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम किसे इंक्लूड करते हैं, किसे नहीं। एंड फाइनली वी वेंट टू द फाइनेंशियल एक्टिविटीज की, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और उनका जो चार्ज आता है, जैसे सर्विस चार्ज हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल द इंटरेस्ट पेड और द डिविडेंड पेड, वो हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। वी हैड 3 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जहाँ पे हमें ये डिसाइड करके बताना था कि कोई आइटम जो हमारे सामने है या कोई ट्रांजैक्शन जो हमारे सामने है उसे क्लासिफाई हम करेंगे तो आखिर किस एक्टिविटी के अंडर उसे क्लासिफाई करना था। तो वी डिड डू दैट एग्जांपल एज वेल। वहां पे हमने एक एग्जांपल ऐसा भी लिया था कि अगर आप एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज रन कर रहे हैं तो उन्हीं एक्टिविटीज को किस हेड के अंडर क्लासिफाई करें, एंड इफ यू आर रनिंग अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज और ओन अ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, देन वेयर डू यू क्लासिफाई दोज पर्टिकुलर आइटम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी। तो ये एग्जाम्पल्स हमने वहां देखे थे, और क्लैरिटी के लिए आप वो वीडियो एक बार दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी कहां पे हमें डिपिक्ट करनी होती है, शो करनी होती है। बात करें अगर आज की क्लास की, तो आज की क्लास में हम एक बार दोबारा से एक्टिविटीज का जो छोटा सा रिवीजन है वो जरूर हम करेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्टिविटीज को किन 3 कैटेगरीज में ब्रॉडली डिफाइन कर रहे हैं या क्लासिफाई कर रहे हैं, एंड व्हाट डू दोज एक्टिविटीज इंक्लूड। देन वील हैव अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट एंड वील अंडरस्टैंड हाउ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो हमें डेटा चाहिए होता है, हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दैट डेटा सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम जैसा कि मैंने कहा शुरुआत करेंगे विथ अ ब्रीफ रिविजन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी ऑलरेडी स्टडीड। एक्टिविटीज जैसा कि आप जानते हैं 3 एक्टिविटीज थी हमारे पास। We had operating, we had investing and we had financing. ऑपरेटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हमने इसी तरीके से समझा था, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज विच वुड रिलेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज योर प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अब रेवेन्यू जनरेटिंग है तो आप बोलेंगे कि सर रेवेन्यू जनरेटिंग तो सेल ही आता है। अरे भाई सेल आता है, सही बात है, बिना परचेज के सेल कर सकते हो क्या? खरीदा नहीं लेकिन बेच सकते हैं। बंटी बबली थोड़ी चल रही है कि ताजमहल ही बेचाए, ऐसा काम तो नहीं हो सकता। सो यू विल हैव टू हैव परचेजेस सो दैट यू कैन मूव अहेड विद द सेल। बिना परचेज करे सेल तो होगा नहीं बॉस, तो परचेज करें फिर सेल करें। उसके लिए रिलेटेड जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स आते हैं दे विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। उसके एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे कि जैसे एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस हैं, यानी रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हैं, वेदर इट बी सैलरी और वेजेस, दोज काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वी ऑल्सो हैव सम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनको हम यहाँ से हटाते भी हैं। इसमें हर एक्टिविटी में कुछ एडिशंस और कुछ डिलीशंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑपरेटिंग में अभी हम आगे देखेंगे कि ऑपरेटिंग की शुरुआत अगर मैं कहूँ तो ऑपरेटिंग की शुरुआत होती है फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट भी बिफोर टैक्स वाला हमें चाहिए होता है। फिर उस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी मशक्कत करनी होती है बिकॉज इफ़ यू नो द स्टेटमेंट ऑफ P&L, जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का लास्ट जो आइटम होता है दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इन योर क्वेश्चन, इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्वेश्चन में आपको हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ होता है। यू आर ऑलवेज गिवन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ सिस्टम ये रहेगा, यू हैव टू रीच over to net profit before tax because a cash flow statement as you're about to see starts with नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। NPBT उसे कहा जाता है। कैश फ्लो की शुरुआत NPBT से होती है। क्वेश्चन में आपको मोस्ट केसेस में NPAT दिया होता है। व्हाट इज NPAT? नेट
प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। तो भाई आफ्टर टैक्स की कोई चीज है, बिफोर टैक्स तक जाना है तो उसके लिए ही पहली बात कुछ ना कुछ तो हमें ऐड और लेस करना होगा। कुछ नहीं भी हो तो भी कम से कम टैक्स तो वापस ऐड बैक करना ही होगा, बिकॉज टैक्स लेस किया तभी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट बिफोर टैक्स यू विल एटलीस्ट हैव टू ऐड बैक द टैक्स दैट यू पेड। अब वो टैक्स पे किया है नहीं पे किया है उसका क्या सिनेरियो है, उसके बारे में एक अलग डिस्कशन होता है, उसके बारे में एक अलग अकाउंट हम बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। यू नीड टू प्रिपेयर और यू माइट एंड अप प्रिपेयरिंग अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट जस्ट टू फाइंड आउट कि इस साल मैंने टैक्स कितना पे किया, और वो टैक्स जो पे किया है उसके लिए हम उस टैक्स को वापस एनपीएटी में ऐड करें, देन वी गेट टू द वैल्यू ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फ्रॉम वेंस आर प्रॉपर कैश फ्लो विल स्टार्ट। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें शुरुआत करनी है उसकी शुरुआत एनपीबीटी पे होगी, तो एनपीबीटी तक पहुंचना भी हम देखेंगे। वी मूव टू द सेकेंड सेट ऑफ एक्टिविटीज विच इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एज आई टोल्ड यू, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पे भी बात वही थी, जब डिस्कशन किया था तब ये बताया था कि भाई परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बट ये भी तो सोच के देखिए सिर्फ परचेज तो होगी नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी बेचा जा सकता है, फिक्स्ड असेट्स भी डिस्पोज ऑफ करी जाती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट फिक्स्ड असेट्स आर ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ। समय निकलता जा रहा है तो उसके बाद हमें लगता है कि अब हमें असेट बदलने की जरूरत है तो आप फिक्स्ड असेट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली वी विल मूव और शिफ्ट अहेड टू द थर्ड category of activities which are financial activities. Financial activities में as you can see we discuss about the capital structure and their service cost. Capital structure as in shares कितने, debentures कितने, capital structure में equity and debt are both included. Capital employed आप जानते हैं, you studied the accounting ratio concept, वहाँ पे जब हम capital employed की बात करते थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम दोनों कैटेगरीज को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड्स बोथ योर इक्विटी एज वेल एज डेप्ट। तो यहाँ पे इक्विटी प्लस डेप्ट रिलेटेड आइटम्स की बारी आएगी, बात करेंगे, और साथ में एज इट सेज देयर सर्विस कॉस्ट, तो सर्विस कॉस्ट रिलेटेड टू इक्विटी एंड डेप्ट। इक्विटी रेस करने के लिए, डेप्ट रेस करने के लिए, इक्विटी को रिडीम करने के लिए, डेप्ट को रिडीम करने के लिए जो भी हमारे सर्विस चार्जेस हुए होंगे दे विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन आवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? सबको ये बात समझ आ रही है? यहां तक सब कुछ सबको क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। एक्टिविटीज का हम लोगों ने एक बार दोबारा रिविजन करा। The type of activities that a business enterprise normally has over the course of an accounting period, हमने उन्हें classify कर दिया है in 3 major broad heads. Now we move ahead to the format, as I said, to the format of the cash flow statement. जैसा कि आप देख सकते हैं cash flow statement आपके सामने एक format के रूप में उपलब्ध है। cash flow statement का format standard रहेगा, this is as per AS3 cash flow statement। और जैसा आप लोगों को पहले सेशन में ही मैंने बताया था, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारे 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड, बट द डायरेक्ट मेथड हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सीबीएसई करिकुलम फॉर सेशन 2023-24। तो उस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करी। उसी का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है एज यू कैन सी विद द मेजर हेडिंग ए दैट सेज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आज यहां हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा कैश फ्लो कितना आ रहा है। दैट स्टार्ट्स विथ, एज यू कैन सी, द फर्स्ट आइटम इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हमें नोट बनाना होता है। हम बात कर रहे हैं एनपीबीटी की। अब एनपीबीटी हम कैसे पहुंचेंगे? इज एवरीवन रेडी टू सी दैट? तो मैं जरा ले चलता हूं आपको पहले एक बार एनपीबीटी की तरफ। लेट अस गो टू एनपीबीटी। देयर यू गो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट हमें बनाना होता है जिसमें शुरुआत हमारी क्या होगी।
net profit of the current year after appropriations. After appropriations, obviously this means NPAT, because appropriations तो after tax ही हो सकते हैं, टैक्स से पहले आप अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते. appropriations can only be made after taxes have been paid. basically appropriations किस प्रॉफिट का होता है? only the profit available for distribution. that is the profit which is left after tax has already been deducted, because tax is a liability being paid to the government. तो वो तो हमें हर हाल में पहले हटानी होगी, उसके बाद ही जो प्रॉफिट बचता है उसका आप अप्रोप्रिएशन करेंगे. यहां ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो हमारे पास फिगर है वो आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस हैव बीन मेड, उसके बाद कुछ तो बचता ही होगा, वहां से हम शुरुआत करते हैं. कुछ नहीं भी बचता तो विल स्टार्ट विद जीरो. दैट वुड बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ NPAT. तो दैट मीन्स द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर टैक्सेस हैविंग बीन डिडक्टेड एंड ऑल अप्रोप्रिएशंस हैविंग बीन मेड. अप्रोप्रिएशंस में अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि what needs to be added and what needs to be deducted. तो add में सबसे पहला आइटम आप देखते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व्स. अब ट्रांसफर टू रिजर्व्स आप कहां से देख सकते हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व्स बेसिकली अगर कहीं से भी नहीं पता चले तो भी एक जगह से पता चलेगा, दैट वुड बी योर बैलेंस शीट, जिस पे हम आएंगे इसके बाद. अगर आप देखें तो बैलेंस शीट आपके सामने है. बैलेंस शीट विल हैव दीज टू कॉलम्स व्हिच वुड शो यू द बैलेंसेस और द फिगर्स ऑफ दीज आइटम्स दैट आर शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उसके कंपैरिजन में कि प्रीवियस ईयर का डेटा हमारा क्या है और करंट ईयर का डेटा क्या है. तो जब हम बात करते हैं कि रिजर्व्स में जो ट्रांसफर करा वो कहां से पता चलेगा? आपको पता चलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रीवियस ईयर कितना था और करंट ईयर कितना था. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर शोज यू द चेंज. इफ इट्स पॉजिटिव गुड, इफ इट्स नेगेटिव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे जो हमने ऐड करा है इसे ऐड की जगह लाइक ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे फिगर माइनस में आ जाएगा. एसेंशियली लेस करने की बात है, बट ये फिगर निकालेंगे कैसे वो मैंने अभी आपको बताया. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का जो डेटा हमारे पास होगा. देन वी हैव प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. proposed dividend of the previous year is added back. Why is it added back? Because first of all वो previous year का proposed dividend है, but उसका obviously confirmation आपको इसी साल आता है. Last year में dividend can only be proposed, and proposed dividend, if you guys know, is shown as a contingent liability. It is shown as a footnote और कहीं नहीं दिखाया जाता. इस साल अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगले साल के लिए, मतलब जो आने वाले साल है उसमें अब डिविडेंड पे होगा, लेकिन प्रपोज हम इसी साल करते हैं. डिविडेंड इज प्रपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन इट इज पुट आउट फॉर अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. अप्रूवल होगा उसके बाद ही उसको हम पे कर सकते हैं, लेकिन दैट प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि आपको 31 मार्च को पहले तो ये पता करना होता है कि आपका प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट जितना है उसके बाद ही तो आप उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करेंगे. तो डिविडेंड डिक्लेयर बाद में होगा, पहले डिविडेंड प्रपोज होता है. कहा जाता है कि भाई इतना हम इस साल के डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं या देने वाले हैं या देने का विचार कर रहे हैं, ऑन विच देयर इज अ वोटिंग कंडक्टेड. वोटिंग होती है, शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, यू डोंट नो. हेंस व्हाई इट इज अ कंटिंजेंट liability. It is a liability, definitely. Amount will have to be paid, that is also certain. But how much is the liability going to be? वो खुद अपने आप में, even if the liability has to be paid, would be dependent on an event which is uncertain. Why? Because voting can be in favor of the proposed dividend and it can also go against the proposed dividend. तो दोनों problems हैं हमारे साथ, इसीलिए proposed dividend is shown as a contingent liability. तो जो डिविडेंड पिछले साल का है, obviously that dividend would have been paid in the current year. We need to first of all remove that. Then any interim dividend, भाई पिछले साल के डिविडेंड का तो समझ आता है, इस साल का ही कोई अगर डिविडेंड आपने दे दिया है, that also needs to be added back. उसको हमने वापस add back करा. और लास्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर. करेंट ईयर में किसी तरह टैक्स का कोई प्रोविजन अगर आपने बनाया है कि इस साल की जो भी इनकम मेरी होने वाली है उसको अंदाजा लगाते हुए आपने कहा कि टैक्स की लायबिलिटी इतनी होगी, तो उसके लिए अगर किसी तरह का प्रोटेक्शन या प्रोविजन आपने क्रिएट किया है, दैट वुड ऑल्सो बी एडेड बैक. एंड एनी रिफंड ऑफ टैक्स दैट यू माइट हैव रिसीव्ड, एनी टैक्स पेड इन द प्रीवियस ईयर्स, उसमें से किसी भी ईयर का अगर कोई रिफंड आ रहा है, दैट अमाउंट विल हैव टू बी डिडक्टेड to get to our key term which is NPBT. NPBT वही चीज जिससे हमें शुरुआत करनी है
अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन की। जब हम पीछे आते हैं, यू गाइस कैन सी दैट आवर कैश फ्लो स्टार्ट्स फ्रॉम एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी अभी हमने पता किया कि कहां और कैसे इस एनपीबीटी तक पहुंचा जाएगा। वी विल हैव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बीइंग गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। उसमें हमें कुछ कुछ एडिशंस, कुछ कुछ डिलीशंस करना है। एडिशन यानी जो भी ट्रांसफर करा है रिजर्व में, जो पता लगा सकते हैं बैलेंस शीट में रिजर्व के करंट ईयर के बैलेंस को लास्ट ईयर के बैलेंस से कंपेयर करके। सेकेंड थिंग इज द प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। थर्ड is interim dividend of the current year, and the fourth item is any provision for tax created for the current year। ये सब कुछ ऐड बैक करके उसमें से बस एक अमाउंट या एक आइटम लेस करना है, जो कोई रिफंड मिला है आपको टैक्स का, उसे माइनस कर दीजिए, यू विल गेट टू एनपीबीटी। अब एनपीबीटी जब आपके पास है सम वैल्यू बीइंग हेल्ड, यहां पे हम लिख देते हैं कि भाई एनपीबीटी हमारे पास सॉरी यहां नहीं, एनपीबीटी हमारे पास यहां है। सो वी डू दैट एंड वी से कि एनपीबीटी हमारे पास ये रहा जी, इसके सीध में। देन वी मूव अहेड टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज द एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, बिकॉज दिस इज अ कैश फ्लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो नॉन कैश आइटम्स का कोई काम नहीं है, नॉन कैश आइटम्स को हमें हटाना होगा, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से किए जा रहे कैश फ्लो में हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं रखना है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल ऑल्सो हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर। उनका एडजस्टमेंट हम करेंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस, ऑल्दो इट माइट बी एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिपेंडिंग ऑन योर व्यू पॉइंट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होगा कायदे से, बिकॉज इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू योर बिजनेस ऑपरेशंस। मशीन काम कर रही है, उसी मशीन पे हम डेप्रिसिएशन दे रहे हैं। बट क्या इसमें कैश का किसी तरह का कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो होता है? एब्सोल्युटली नॉट। एंड सिंस देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ कैश इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग चार्ज्ड, तो हमें उसे वापस ऐड करना होगा, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं बैठता। इसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो इसे वापस हमने ऐड किया। We have preliminary expenses or discount on issued debentures that have been written off. Again, these are non-operating items. रिटर्न ऑफ हमने कर भी दिया है, तो भी ये नॉन ऑपरेटिंग थे, इनका ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड में आने चाहिए थे, वहां दिखाएंगे। वी हैव गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स दैट हैव बीन अमोर्टाइज्ड। अगेन द सेम थिंग, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया है। टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आएगी ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, वी कॉल इट डेप्रिसिएशन, बट द सेम थिंग हैपनिंग टू इंटैंजिबल एसेट्स वुड बी कैटेगराइज्ड एज अमोर्टाइजेशन। चीजें एक ही हैं, ट्रीटमेंट एक ही है, तो जब ट्रीटमेंट एक है तो उसका अनट्रीटमेंट यानी रिवर्स ट्रीटमेंट जो होगा वो भी तो एक ही होने वाला है, तो दैट विल ऑल्सो बी एडेड, बिकॉज अगेन दिस इज नॉन कैश। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट में जाती है, 3 महीने से ऊपर की है तो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाने वाली है। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी और कैश क्रेडिट, दिस गोज टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आर फैसिलिटीज एक्सटेंडेड बाय द बैंक, but they are sources of finance, those kinds of activities or those kinds of facilities. Then we have the loss on sale of fixed assets. क्या है ये? It is non-cash. Fixed assets की सेल हुई थी, उस पे लॉस हुआ है, it is a non-cash item, it will be removed from here. And increase in the provision for doubtful debts, it is again not a cash item. Provision है, कोई कैश का लेन देन हो नहीं रहा, लेकिन अगर उससे कोई नुकसान हमारा होता है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है, तो वी नीड टू राइट इट बैक, ताकि हमारा कैश फ्लो की एक्चुअल पोजीशन हमें पता चल सके। Then we have some items that we need to deduct, that is the interest income, the dividend income, both of which form part of your financing activities. We have rental income. Rental income is investment activity, क्योंकि आपने कुछ खरीदा तभी आप उसको रेंट पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं। We have gain on sale of fixed assets. Just like loss was added, gain would be removed, and just like increase in the provision for doubtful debts was added, a decrease in the provision would be deducted. हम पहुंचते हैं कहां पे? हम पहुंचते हैं जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, देन वी मूव टू द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या मतलब हुआ सर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी वर्किंग कैपिटल में किसी तरह का ऊंच नीच आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, वुडंट दैट ऑल्सो सिग्निफाई अ कैश फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन? डेफिनेटली इट वुड सिग्निफाई कैश फ्लो। द रीजन बीइंग, अगर आप यहां देखें
तो आप यहां समझेंगे डिक्रीज इन करंट असेट्स। व्हाट इज डिक्रीज इन करंट असेट्स? कैन एनीवन टेल मी? डिक्रीज इन करंट असेट्स से हम क्या बताना चाहते हैं? डिक्रीज इन करंट असेट्स का मतलब ये हुआ डेटर्स पिछले साल 40,000 थे, इस साल 30,000 हो गए, ये डिक्रीज है। हाउ कैन दैट हैपन? सोचिए, डेटर्स में पिछले साल 40,000 अमाउंट आ रहा था, इस साल 30,000 ही है, इसका मतलब 10,000 से डेटर्स कम हुए हैं। डेटर्स कम किस तरीके से हो सकते हैं? डेटर्स कम होंगे दो तरीकों से। एक तो डेटर्स हाथ खड़े कर दें, जिसको हम कहते हैं बैड डेब्ट, कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं आपको कुछ भी पे करने के लिए। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है बाय पेइंग, कि पैसा दे दिया ना 10,000 लोगों ने, या 10,000 जिससे भी लेने थे उसने दे दिया है, 40,000 होते, अभी 30,000 ही है, मतलब ही इज ऑलरेडी गिवन मी 10,000, विच मीन्स इट इज एन इनफ्लो, इसीलिए इसे ऐड करा। सिमिलरली एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, व्हाट डज दैट डिनोट? एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज क्या बताता है आपको? सोचिए, एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऑल्सो डिनोट्स द सेम थिंग। यानी आपने सामान खरीदा है, पहले आपके क्रेडिटर्स से 30,000, अब हो गए हैं जी बढ़ के 50,000। इसका मतलब क्या हुआ? आपके हाथ से पैसा नहीं गया ना, आपने और क्रेडिटर्स क्रिएट कर लिए। सो कैश डिड नॉट लीव योर हैंड और लीव योर ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स सिंस देर इज नो आउटफ्लो, कैंट वी से दैट देर इज एन इनफ्लो। जी बिल्कुल वही बात हुई, पैसे का ना जाना भी आने के बराबर ही होता है। सिमिलरली इसका ऑपोजिट हमें यहां पे डिडक्ट करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। व्हाई डू आई से दैट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज वुड डिनोट अ कैश आउटफ्लो? क्या कोई बता सकता है मुझे? क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि व्हाई वुड अ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज सजेस्ट एन आउटफ्लो ऑफ कैश? अभी का एग्जांपल ले लीजिए, क्रेडिटर 40 के थे 20 के हो गए हैं, क्या हुआ है ये? दिस इज अ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। क्यों हुआ है? पैसे दे दिए होंगे ना, भाई 40,000 के क्रेडिटर थे, अब 20,000 के ही रह गए, इसका मतलब 20,000 का पेमेंट कर दिया है, सिंपल सी बात है, पेमेंट किया, विच मीन्स इट्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। सिमिलरली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे हम आते हैं, Similarly, an increase in current assets would denote not being able to get cash. Debtors का एग्जाम्पल, शुरुआत में 30,000 थे, साल खत्म होते होते 50,000 के हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सामान बेचा है लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं, पैसे नहीं मिल रहे हैं भाई, पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मतलब इनफ्लो नहीं हो रहा। तो वही बात हुई, पैसे का ना आना भी पैसे के जाने के बराबर या तुल्य ही तो हुआ। वो दिखाते हुए हम आगे बढ़ चलेंगे। वी हैव कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से आपको इनकम टैक्स पेड, जो इस साल का इनकम टैक्स आपने पे कर रखा है, वो आपको माइनस करके दिखाना होगा। सो यू विल गेट नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच वी विल राइट ऑफ ओवर हियर। हम इसे यहां उठा के रख देते हैं। देन वी कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग में आप देखेंगे ज्यादा खतरनाक कुछ आइटम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। एज यू कैन सी, फर्स्ट यू हैव सेल से रिलेटेड, कि भाई प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देन इंटरेस्ट डिविडेंड जो रिसीव किया, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स खरीदे होंगे, डिवेंचर्स खरीदे होंगे, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होगा, वहां से आपको जो रिटर्न आ रही है, दैट वुड ऑल्सो फॉल अंडर दिस कैटेगरी। यू हैव रेंट रिसीव्ड, कि भाई अपनी कोई प्रॉपर्टी है किराए पे दे रखी है, तो प्रॉपर्टी इज योर इन्वेस्टमेंट, उसे किराए पे दिया हुआ है। और आपका बिजनेस हमेशा किराए पे देना नहीं है। यू जस्ट हैड वन प्रॉपर्टी एंड यू समहाउ एंडेड अप गिविंग इट ऑन रेंट, किसी को जरूरत थी आपने रेंट पे दे दी, तो ये आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। इफ दैट वाज योर बिजनेस, यानी आप वही काम करते हैं कि असेट किराए पे चढ़ा रहे हैं और उससे किराया वसूलते हैं और उसी से आपका बिजनेस पूरा ऑपरेट होता है, या यही आपके बिजनेस की प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तब उसे ऑपरेटिंग में दिखा सकते हैं। अदरवाइज इट वुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन सिंस हमने सेल के बारे में बात करी, प्रोसीड्स यानी वो सारे इनफ्लोज थे, तो वी मूव अहेड टू द आउटफ्लो, यानी कि टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, या हमने किसी कंपनी के इंटैंजिबल जो असेट्स हैं, इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जो बोला जा सकता है, वो हम अगर खरीद रहे हैं, या फिर हम
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर अक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो दे ऑल विल बी रिलेटेड टू एज आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, बेस्ड ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर टोटल आता है इसका नेट कैश फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन वी मूव अहेड, 2 एक्टिविटीज कवर कर चुके हैं, आते हैं हम अपनी फाइनल थर्ड एक्टिविटी पे। थर्ड एक्टिविटी क्या है आपके सामने? थर्ड एक्टिविटी है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा भाई? शेयर इशू, डिबेंचर इशू, शेयर रिडेम्पशन इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर रिडेम्पशन और उनसे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आइटम्स बहुत हैं, बताते चलता हूं। प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दिस इज पॉजिटिव, इट इज एन इनफ्लो, करेक्ट। प्रोसीड्स बोल रहा है मतलब आपके पास आ रहा है पैसा। Then you have proceeds from other long-term borrowings. This too would be an inflow. And proceeds from short-term borrowings. This would also included in inflow. ये सारे inflow ही हैं आपके। तो ये तीनों आइटम जो हैं, ये तीनों आइटम आपके इनफ्लो में आते हैं। उसी में हमारे पास आता है इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको हम साथ में ही ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे नेट बैलेंस लिख देते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के प्रोसीड्स का। देन वी हैव पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, दिस इज आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउटफ्लो। Interest paid on short term and long term borrowings, outflow. Interest paid on bank overdraft cash credit, outflow. Repayment of loans, whether short term, long term, again outflow. And redemption of debentures or preference shares. All these items will be categorized under आउटफ्लोज, क्योंकि सब में हमारे हाथ से तो पैसा जा ही रहा है ना भाई। ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से पैसा बाहर की तरफ जा रहा है, दे विल ऑल बी ट्रीटेड एज आउटफ्लोज। What you reach after doing all this is the net cash from or used in financing activities। ये हम निकाल के ले आते हैं, जिसे हम यहाँ पे दिखाएंगे अगेन 3 आइटम्स। तो 3 क्रॉस मैंने ऐसे लगाए थे, उस सब के बाद जो टोटल आता है वो टोटल आता है आपका, ये आ गया टोटल हम लगा देते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, विच विल बी डिपिक्टेड समवेयर ओवर हियर। इन सब का जो ग्रैंड रिजल्ट आता है A+B+C, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब ये जो C का टोटल है, उसी तरह इन्वेस्टिंग का जो B का टोटल था और उसी तरह ऑपरेटिंग का जो A का टोटल था, वो सब वहाँ लगा के देखेंगे। देन वी ऐड क्या करें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग। साल की शुरुआत में जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स थे वो यहाँ ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट, जो फॉर्मेट हमें नॉर्मल केसेस में डिस्कस करना होता है। इनडायरेक्ट मेथड पे बेस्ड जो फॉर्मेट हमें बात करनी थी, वो पूरा का पूरा फॉर्मेट आप लोगों के सामने अभी आप लोगों ने देखा। अब बात आती है, बोला सर इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा है, काफ़ी चीज़ें आपने ऐसे लिखी हैं। वेयर डू वी फाइंड ऑल दिस डेटा? इट्स एज सिंपल एज 1 2 3। तो 1 2 3 अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है? रेडी सेट गो, there you go, you have your balance sheet, you will have your statement of P&L। उसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको देखनी होंगी या डिसाइड करके बतानी होंगी, तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी क्वेश्चन में दिया जाता है। मैं अभी फिलहाल आपके लिए लेके आया हूँ अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसा कि आप देख सकते हैं, इट स्टार्ट्स द कंपनी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वर्टिकल फॉर्मेट ही है। तो वर्टिकल फॉर्मेट में शुरुआत कहाँ से होती है, बताएगा कोई मुझे? वर्टिकल फॉर्मेट में शुरुआत होती है सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। उसमें पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें पहली हेडिंग आती है शेयर कैपिटल और दूसरी हेडिंग आती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। देयर यू गो, सारा डेटा आपके सामने। अब शेयर कैपिटल में फिर वही बात आएगी, आपके पास ऑप्शंस होंगे। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है, दैट विल ऑल्सो हैव टू बी चेक्ड। क्योंकि यहाँ पे अगर शेयर कैपिटल बढ़ती हुई दिख रही है या कम होती हुई दिख रही है, कम में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कम में तो आप यही बोलोगे कि सर प्रेफरेंस शेयर बिके, इक्विटी तो बिकता भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर बढ़ रहा है ये वैल्यू, तो हमें ये नहीं पता होगा कि इसमें इक्विटी कौन सा और प्रेफरेंस कौन सा है, बट वी नीड टू नो दैट how much of the amount that has been increased belong to preference shares and how much belong to your what do you say, equity shares. Along with that we'll have reserves and surplus. Reserves and surplus जैसा मैंने कहा उसमें तो यही देखना है भाई, पिछले साल रिजर्व 80,000 था, इस साल 1 लाख हो गया, विच मीन्स इस साल प्रॉफिट में से 20,000 यहाँ डाले गए हैं। तो यही हमारा वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट्स है जो हम पीछे नोट नंबर 1 में दिखाते हैं NPBT कैलकुलेट करने के लिए, यही वैल्यू ऐड हो जाती है।
जो चेंज अगर पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव है तो इट विल बी डिडक्टेड। देन वी मूव टू द सेकंड मेजर हेडिंग विच हैज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज एज यू कैन सी इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देन वी मूव टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स का जो काम है वो सारा का सारा आप वर्किंग नोट में करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऊंच नीच आते हैं और हमें टोटल में बताना होता है कि भाई गुड वैल्यू उसकी क्या आ रही है, मतलब वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस हो रहा है उसके बाद नेट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आखिर आ क्या रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बैलेंस शीट के ही दूसरे साइड की। भाई इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया तो इक्वल्स टू क्या होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ए इज इक्वल्स टू एल प्लस सी। तो ए की भी तो बात करी जाए। ए में अगेन टू मेजर सब कैटेगरीज विल कम, दैट इज नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, एंड ईच विल हैव मच अदर स्मॉलर जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो और आते जाएंगे इसके आगे। ठीक है, मेजरली जो फोकस है वो करंट असेट्स का। करंट असेट्स की सेम बात वही जो अभी पीछे समझाई आपको, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज रिलेटेड थिंग। तो वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कवर। बाकी जो कुछ है वो तो लॉन्ग टर्म वाला हिसाब है, तो वो तो वैसे भी हम बिकॉज देयर आर असेट्स सो वील चेक दैट आउट इन दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेगमेंट। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का डिस्कशन। बस एक चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि आपको कुछ कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, कुछ अकाउंट्स हम यहाँ देखते भी हैं कि क्या बनाना पड़ता है। बिकॉज बेस्ड ऑन द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये 4 अकाउंट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। फर्स्ट, एज यू कैन सी, द असेट। सेकेंड, द असेट बीइंग डेप्रिशिएटेड, तो उसके लिए जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम बनाते हैं। थर्ड वुड बी द प्रोविजन फॉर टैक्स दैट अ कंपनी माइट एंड अप पेइंग टू द गवर्नमेंट। एंड फोर्थ इज द प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में पूरी बात मैंने आपको बताई, वो यही कि इस साल एक्टिविटीज सारी हो गई हैं, 31 मार्च को रिजल्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं, तब हम ये बात बोलते हैं कि लेट अस गिव दी शेयर होल्डर्स समथिंग इन रिटर्न। सो दे आर आस्किंग कि शेयर होल्डर्स को हम क्या दें, तो उसमें ये नतीजा निकल के आता है कि भाई डिविडेंड दे देते हैं। अब डिविडेंड में बात ये आती है कि कितना डिविडेंड दिया जाए, हाउ मच डिविडेंड नीड्स टू बी पेड, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रपोज्ड डिविडेंड। सो व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डज इज दे प्रपोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट अस डू वन थिंग, हर शेयर पे 10 रुपए दे देते हैं एज डिविडेंड। नाउ इट कैन बी, दिस प्रपोजल कैन बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इट कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब अप्रूव अगर हो जाता है तो भी बात यही आई, अप्रूव इंस्टेंट अप्रूवल नहीं है, दिस वुड टेक टाइम। ऐसा नहीं कि 31 तारीख को अच्छा उसके पास इतना कोई सिनेरियो है या इस तरीके का कुछ है, इतना प्रॉफिट आ रहा है तो इसमें से फटाफट से इतना निकाल के लेट अस बी डन विद दिस, दैट इज नॉट हाउ द प्रोसेस वर्क्स। उसके साथ ये होगा कि 31 मार्च को आप पूरा अपना ब्यौरा रख रहे हैं, उस तरीके से हो रही है चीज़ें, देन यू फाइंड आउट कि टेंटेटिवली इतना अमाउंट हमारे पास टैक्स के रूप में रह जाएगा आफ्टर एवरी पॉसिबिलिटी। सब कुछ खर्च हो चुका है, सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, इनकम टैक्स भी पे कर दिया। उसके बाद जब हमने ये चीज़ चेकआउट करी तो हमें लगा कि अब हमारे पास कुछ ऐसा है, कुछ अमाउंट है विच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो वो चीज़ हमारी हुई कि डिविडेंड हमारा ये रहेगा कि इतना हम इस साल का डिविडेंड पे करने का सोच रहे हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड एट अ लेटर स्टेज बाय द इंटरवेंशन ऑफ अनदर को जो मेंबर है, वो उसको बाद में मॉडिफाई करने की बात भी कर सकते हैं। रिजेक्ट भी हो जाएगी चीज़ तो बात वही है कि भाई डिविडेंड इशू कर ही नहीं सकती कंपनी, समझे। तो प्रपोज डिविडेंड, सो दीज आर द 4 मेजर अकाउंट्स दैट यू जनरली नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि ये प्रपोज डिविडेंड आप जानते हैं पीछे एनपीबीटी कैलकुलेट करने में काम आएगा, सो डज प्रोविजन ऑफ टैक्स। ये दोनों चीज़ें हमारी एनपीबीटी की वैल्यू निकालने के काम आते हैं। एंड डेप्रिसिएशन अगेन फॉल्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी हेड, तो उसका ट्रीटमेंट वहां पे करना होता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। यहां तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है मन में, तो एक बार पूछ लीजिए। बाकी मैं एक बार इसी चीज को एक बहुत ही नॉर्मल एक फ्लो के रूप में बता के आप लोगों के सामने इसको पेश करना चाहता था। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा हमने देखा शुरू होती है एनपीबीटी। नाउ एनपीबीटी के लिए हमें सबसे पहले काम क्या करना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट एनपीबीटी रिक्वायर्स इज प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट। सॉरी, स्टेटमेंट लिखना है ना।
स्टेटमेंट कौन सा याद है? वो पीछे वाला स्टेटमेंट जहां एनपीएटी से एनपीबीटी तक पहुंचे थे। तो पहला काम तो हमारा वो हो जाता है। देन एनपीबीटी से हम आते हैं, कहां आते हैं? एनपीबीटी से जब हमें निकालना होता है, वी कम ओवर टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो, OACF यहां लिख देता हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसमें से एक चीज़ आ जाता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए। वी विल हैव दी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम का ट्रीटमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। वी विल ऑल्सो हैव वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये सब कुछ हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के लिए निकाल के रखना होता है। देन वी मूव टू, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ती है गाथा हमारी, कहाँ पहुँचती है? वंस यू प्रिपेयर्ड द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो, देन वी मूव टू द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। यहाँ से हम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, IACF बोलूँगा मैं इसे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के लिए ही हमें बनाना पड़ेगा अपना यहाँ पे जो हमने पीछे देखा था मशीनरी अकाउंट, मशीनरी या और असेट अकाउंट जिसको हम बोल सकते हैं। कई बार हमें डेटा नहीं दिया होता है, डायरेक्ट डेटा नहीं दिया होता कि कितनी मशीनरी खरीदी है, कितनी बेची है। और यही सेम चीज़ हमारे मशीनरी ही नहीं, हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का भी आपको इसी तरीके से वैल्यू निकालना पड़े। देन व्हाट डू वी हैव? यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ से घुमा दें ऐसे। अब यहाँ पे हमारी बात आती है जिसे हम दिखाएंगे, विच वुड बी, क्या करें? मशीनरी अकाउंट दिखा दिया है और इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो, FACF में हमें मेजरली क्या बनाने होंगे? मेजरली तो आपके पास सारी डिटेल दी हुई होती हैं, बट वन अकाउंट दैट यू माइट एंड अप प्रिपेयरिंग वुड बी द प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। और मज़ेदार बात यह है, अभी यहाँ से एक एरो और ऊपर जाएगा, कलर में देख लेता हूँ एरो का, तो यहाँ से अभी मैं लिंक करूँगा थोड़े बहुत और एरोज। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट यहाँ भी हमारे लिए काम आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इसका ट्रीटमेंट हमें देना होता है। यहाँ IACF की अगर हम बात करें तो IACF यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो का ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज ना करते हुए मैं यहाँ से चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें, ये मशीन और अकाउंट, और उसके बाद हम यहाँ बोल सकते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एज वेल। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हम यहां से उठा के कहां ले जाते हैं? वी टेक दिस ओवर हियर। ये भी यहां पे काम आता है जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वो जो ट्रीटमेंट हम यहां बोल रहे थे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रीटमेंट्स, उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड विल आल्सो फॉल थ्रू एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल आल्सो फॉल अंडर दैट पर्टिकुलर अम्ब्रेला। उसी तरीके से फिर हम OACF यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो निकालते हैं, और फिर इन तीनों का जो निचोड़ होता है OACF, IACF एंड FACF देन गेट्स शिफ्टेड टू, यहां पे हम लिख देते हैं नेट कैश फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन बिजनेस, जिसे हम कैश फ्लो के टर्मिनोलॉजी में जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो हम वहाँ पे नतीजा निकाल के दिखा देते हैं। उसके बाद लाइक यू नो, जब आप उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड कर देते हैं तो वहाँ से जब रिजल्ट निकल के आता है तो निकल के आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। और दोनों चीज़ें, द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग गिवन इन द बैलेंस शीट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑल्सो गिवन इन द बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई एम होपफुल आज सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से, और इस चैप्टर का जो भी प्रिपरेशन वाला हमारा सेगमेंट था, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देयर आर नो मोर कंफ्यूजन्स और एप्रीहेंशंस और डाउट्स इन योर माइंड कि
ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या चीज़ कहाँ दिखानी है। मोर ऑन दैट विल बी कवर्ड जब हम अगले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। सीधे अब हम बढ़ चलेंगे डायरेक्टली इनटू द प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशंस। वहाँ पे हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते हैं, उस क्वेश्चन को पूरा आपके सामने यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड देन इट विल बी डन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ भी आ जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसे रिवाइज भी कर सकेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, अगर इस पूरे चैप्टर का वन शॉट आपको चाहिए, एक ही बारी में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ आ जाए, सब कुछ एकदम रिविजन भी हो जाए, तो प्लीज 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 डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट आवर वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट। वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। इट्स एन इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट, बहुत आराम से आपको एक एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही सेक्शन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सो दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू रिवाइज। जो अभी क्रंच टाइम आपका चल रहा है, तो इस क्रंच टाइम में आपको रिवीजन की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो रिवीजन आप बहुत आराम से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वन शॉट प्लेलिस्ट। ऑलराइट, चलिए तो अभी के लिए इस सेशन को रोकते हैं यहीं पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला सेशन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, दैट वुड बी आवर लेक्चर नंबर 3। वील हैव न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कैश फ्लो, द पार्ट 1 ऑफ दोज न्यूमेरिकल्स। लाइक आई सेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिएगा, तैयार रहिएगा। बहुत मजेदार से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। एंड यस, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया है आप में से हर किसी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दी शिखर 2.0 बैच सच अ ह्यूज सक्सेस। बहुत बहुत शुक्रिया है आप सभी का। आज जैसा कि आपको पता है, हमने देखा कैश फ्लो का लेक्चर नंबर 2, हाउ टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। डिटेल में हमने समझा फॉर्मेट क्या होगा, कौन सा आइटम कहाँ हमें दिखाना होता है, किस तरीके से कैश फ्लो की प्राइमरीली हम शुरुआत ही करें कि एंड तक आके एकदम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारा डन एंड डन हो जाए, वन एंड डन हो जाए, मतलब एक ही बारी में पूरा क्वेश्चन हम क्लियर कर सकें। ऑलराइट, चलिए तो फिर जैसा मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, सबसे पहले मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द विथ आवर नेक्स्ट सेशन, जिसमें न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए अभी मैं चाहूंगा आप सभी से अलविदा, कहते हुए यही कि बस प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और ये सब कुछ अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कीजिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा अपनों का और अपनी सेहत का। मैं हूं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर। अभी के लिए कहूंगा अलविदा, मिलेंगे बहुत जल्द। एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, सेइंग बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। चलिए मिलते हैं।